अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट करना इसकी रिवीजन करनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपने प्रोबेबिलिटी तो देख ली है प्रीवियस चैप्टर में क्या होती है। अब देखना है हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रोबेबिलिटी तो आपने कैलकुलेट करना सीख ली, किसी भी स्पेसिफिक इवेंट की आप जो कैलकुलेट करते हैं फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। अब यहाँ पे भी यही होगा, इस तरह से आपने प्रोबेबिलिटी तो इसी तरह से फाइंड करनी होगी जो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, लेकिन यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल्स आ जाएंगे। मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स या कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल्स आते जाएंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। एक एक्सटेंड वेरिएबल नाम दे देंगे और एक आप प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट उसके जो है सामने एक कॉलम बन जाएगा, यानी कि एक टेबल की फॉर्म में बनेगा। और इसकी रेंज भी इसकी आपने याद रखना कि जो टोटल होगा हमेशा सम ऑफ जो है प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। ठीक है। Whenever we talk about a random experiment, there is a need to associate numerical values. जब आप random experiment करते हैं मतलब आप जो है कोइन को टॉस कर दिया या फिर आपने डाई को ठीक है डाई से मतलब आपने कर लिया, जब तक आपके सामने उसकी जो है कोई न्यूमेरिकल आउटकम्स नहीं होंगे आपके सामने वो यूजलेस है, इसलिए आप उसके न्यूमेरिकल आउटकम फाइंड करते हैं। Numerical value for each of their outcome in order to study them. As a result, we have two types of variable: discrete random variable, continuous random variable. Discrete random variable वही होता है जो आप बेसिकली आप पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा है डिस्क्रीट क्या होता है आपके पास, और कंटिन्यूस क्या है। तो कंटिन्यूस वो होता है जो आपके पास पॉइंट्स में डाटा आता है, मतलब होल रेंज को इंक्लूड करता है। डिस्क्रीट होता है आइसोलेटेड पॉइंट्स को होता है। ठीक है। और एक और इसमें ये था कि एक इसमें आप एक को मेजर कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। इसको आप काउंट कर सकते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को, कंटिन्यूस को आप मेजर कर सकते हैं। A discrete random variable almost always arises in a connection with counting. The continuous random variable is one those values typically obtained by measurement. ठीक है, ये MCQs के लिए important है और short question के लिए भी। In case of discrete random variable, its probability distribution describes how much of probability is placed on each of its possible value. यानी कि आप जो possible value हर एक random variable के सामने क्या आएगी, the total of the all probabilities equal to 1। ये भी मैंने आपको पहले बात बताई कि हमेशा इसका sum जो है equal to 1 आएगा टोटल। Probability distribution of a discrete random variable is usually called probability mass function। जो discrete random variable की probability होती है उसको probability mass function कहते हैं। जो continuous random variable की probability होती है उसको probability density function कहते हैं। In case of continuous random variable, we cannot talk about the probability of a point, or instead we talk about probability on any interval of the values। ठीक है, इसमें आप interval की बात करते हैं तो specifically point की बात नहीं करते हैं। with the total of probability, इसमें भी total probabilities का 1 होता है सम। the probability distribution of a continuous random variable is called probability density function। ये दोनों की डेफिनेशन है, एक पूरा मतलब पैराग्राफ में बताया इनके बारे में। probability density function distribution of a discrete random variable is usually written with the help of function called formula और described with the help of two column like frequency distribution। मैंने आपको पहले बताया था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को आप टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एक साइड पे उसका मतलब आगे रैंडम वेरिएबल्स उसके सामने नेक्स्ट कोरिस्पोंडिंग कॉलम में आ जाती है उसकी प्रोबेबिलिटी। Whereas one column gives the values in interval of values in case of continuous random variable and other formula gives probabilities। और कंटिन्यूस केस में आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे आपने करना होता है ये फाइंड। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन के आपके पास मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। एज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वन कैन एसोसिएट विद ईच प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल with the probability that the random variable will take on that value। The probability mass function of a discrete random variable y describes the value of y और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और उसको हम नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद एग्जाम्पल आपके पास 8.1 कोइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम आपने कोइन को टोस्ट किया एंड लेट द रैंडम वेरिएबल y डिनोट द नंबर ऑफ अपटर्न हेड्स। आपने जो है हेड्स की बताने हैं, हेड्स जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन, आपने उसके कोरिस्पोंडिंग उसकी प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन फाइंड करना है। अब देखिए, अब जब 3 कोइंस को फ्लिप करते हैं देखिए आपको 3 पॉसिबल वेज आ जाएंगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, या इस तरह से टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड। तो ये उन्होंने ये सारे आउटकम है पॉसिबल आउटकम, इसके कोरिस्पोंडिंग उन्होंने रैंडम वेरिएबल y की वैल्यू ली थी।
अब रैंडम वेरिएबल वाई क्या है, ये हेड आएगा जहाँ पे, यहाँ पे 2 टाइम हेड आया तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ सो ऑन, यहाँ पे कोई भी नहीं है हेड तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये 3 टाइम होगी 3 आ जाएगा। ये इसके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होगी। आप ये देखें, ये तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज आ गई। 2 3 टाइम आ रहा है इसमें, 1 इसमें 3 टाइम आ रहा है, 0 1 टाइम, 3 1 टाइम। अब हम इसकी देखिए फ्रिक्वेंसी बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे, हमने रैंडम वेरिएबल y 0 1 2 3 लिख दिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू तक ये इसकी वैल्यूज लिख दी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपने इसकी जो है प्रोबेबिलिटी लिख दी। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी लिख दें, फिर आप प्रोबेबिलिटी लिख दें। फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा कि 0 कितने टाइम आया, 1 टाइम, 1 3 टाइम आया, 2 3 टाइम आया, और 3 भी 1 टाइम आया। अब ये तो इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पे 8 जब आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे। नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना होता है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। अब यहाँ पे 0 1 टाइम आया तो 1 डिवाइड बाय टोटल, ये 3 जो 1 है 3 टाइम आया तो 3/8, ये 3/8, और इसका सम भी आप करेंगे तो ये आपके पास 1 के इक्वल होगा। मैंने आपको पहले बताया सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, यानी कि इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इसके बाद फॉर सिंपल यूनिवेरिएट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। अब सिंपल यूनिवेरिएट का क्या मतलब है, जिसमें आपके पास एक ही वेरिएबल होगा। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट एंड वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म बाय द वैल्यूज ऑफ, मैंने आपको पहले बताया कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को आप टेबुलर फॉर्म में देखें, टेबल की फॉर्म में बना हुआ है ना, और रैंडम वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के कोरस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन ईच अपटर्न इज 1 2 3। अगर आप सिंगल डाई को करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है, अगर डबल को करते हैं तो आपको पता है वो 1 1 1 2 1 3 सो इस तरह से 6 6 तक जाता है उसका जो सैंपल स्पेस होता है। हैज ईच सेम प्रोबेबिलिटी 1/6 ऑफ इट्स अकरेंस, हर एक की देखें 1/6 1/6 सेम प्रोबेबिलिटी, हर एक आने के चांस इक्वल है, ठीक है। Thus the probability distribution in tabular form is given that joining table. Thus the probability distribution can be expressed in the form of the following formula and probability. अब इसको आप फॉर्मूले की फॉर्म, क्योंकि सेम है ना तो आप इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म लिखते हैं। देखो y is equal to 1/6, y varies from 1 to 6, ठीक है। This probability distribution for a random variable upturn point when die is thrown, this is known as discrete uniform. Uniform का मतलब है कि सेम आ रहा है, इस वजह से ये discrete uniform distribution भी कहलाती है। It should be noted that every function defined for values of a random variable cannot solve the probability distribution unless it satisfies the condition 8.4.1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए इसके बाद, अब आपके पास देखिए उन्होंने बता दिया ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस वाला आपने नहीं करना है। ऑफ मैथ फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपके कोर्स में नहीं है, कंटिन्यूस वाला डिस्क्रीट वाला है। अब हमने कहा प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ये मैंने आपको पहले बताया था, 0 से 1 के दरमियान में लाई करती है इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरमियान में लाई करती है, चाहे वो आप सिंपल कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 0 to 1 और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज में आपको पहले बता चुकी हूँ 1 के इक्वल होता है सारा, जब आप सारी प्रोबेबिलिटीज को टोटल करेंगे तो 1 होगा। नेक्स्ट 8.2 एग्जाम्पल है आपके कोर्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइज 3 इज टू बी सिलेक्टेड। इसका मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एन हो गया फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 मैन। अब ये आपके 3 वुमेन हो गए 5 मैन हो गए, टोटल 8 हो गया, कैपिटल एन आपका 8 हो जाएगा। ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ वुमेन, आपने वुमेन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सिलेक्टेड फॉर द कमेटी, जो कमेटी के लिए सिलेक्ट की जाएंगे। अब उन्होंने वुमेन का बताया नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर ये सिंपल प्रोबेबिलिटी कहते तो हम वुमेन के लिए जस्ट जिस तरह से प्रीवियस चैप्टर में करते रहे हैं कि 3C 3 करके और 5C 0 करके डिवाइड बाई 8C 3 करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा है, इस बात का ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपने रैंडम सारे वेरिएबल जहाँ तक उसकी जो है रैंडम वेरिएबल की जो वेरिएशन जा रही है, रेंज जा रही है, वहाँ तक आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये यहाँ पे आपका हो गया, ये टोटल तो 8 से 3 हो गया 50 से। अब आपके रैंडम वेरिएबल की रेंज 3 है, मतलब जो आपने मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, तो आपके जो वुमेन की 0 1 2 3 ये आपकी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। सबसे पहले आप नो वुमेन की करेंगे, उसके बाद 1 वुमेन, फिर 2 वुमेन, 3 वुमेन, इस तरह से करके आपने जो है सारी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है।
और इसको बाद में टेबल की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर ये आपसे प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में जस्ट पूछा होता तो आपका ये वाला आंसर आ जाता। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए ये चारों आ गए पॉसिबल वेज, तो सारे रैंडम वेरिएबल एक्स जो वूमेन है उसके सारे पॉसिबल वेज 0, 1, 2, 3 हैं। ये आपके सामने रैंडम वेरिएबल की रेंज आ गई, साथ प्रोबेबिलिटीज, इनका सम करेंगे तो ये भी 1 के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल 8.3 है, फ्रॉम एन ऑफ टर्निंग 4 रेड एंड 6 वाइट राउंड मार्बल्स, आपके पास रेड 4 है, वाइट 6 है। अब मैन ड्रॉज 3 मार्बल्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ अब यहाँ पे जो है 3 मार्बल्स हैं, ये आपका फिर यहाँ पे स्मॉल एन हो गया जो आपने सेलेक्ट करने हैं। इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच डज डिनोट द नंबर ऑफ, आपका जो एक्स है रैंडम वेरिएबल वो है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। अब रेड मार्बल आपके 4 तक है लेकिन उसकी रेंज कहाँ तक जा रही है 3 तक, तो 0, 1, 2, 3 होगा यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? जब आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल की करनी है, अदरवाइज तो आपने जस्ट ये करना होगा 4C3। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ना मांगते तो 4C आपने करना होता 4C3, यानी कि 4 रेड में से 3 सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद 6C0 डिवाइडेड बाई 10C3 इस तरह से आना था। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कहा है, इसका मतलब आपने रैंडम वेरिएबल की पहले रेंज लिखनी है, वो क्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 तक आपने सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा मैक्सिमम 10C3 आप कर लेंगे, रेड 4 है, वाइट 6 है और टोटल 10 है। 0 क्लिक कर लेंगे पहले प्रोबेबिलिटी, फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और इसको टेबल इसकी इस तरह से टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका सम आप देखेंगे 1 के इक्वल आएगा। हमेशा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 के इक्वल आएगा, ये आपने लास्ट में ज़रूर वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल है आपके पास 8.4, गिवन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, आपको ये एक फंक्शन गिवन है, साथ उसके एक्स की रेंज, एक्स की जो है पॉसिबल वैल्यूज गिवन है। अगर देखेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो फिर यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको रेंज गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल 0 टू एक्स की रेंज यहाँ पे आप कह सकते हो कि 0 टू 5 है, या कुछ भी है, इस तरह से रेंज की फॉर्म में गिवन होना था अगर ये आपका रैंडम वेरिएबल होता कंटिन्यूस। यहाँ पे डिस्क्रीट इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट्स है। अब आपने जो है 0 की वैल्यू इसमें पुट करनी है, 4C0 1/2 की पावर 0 1/2 4 - 0, ये पॉसिबल आपके मतलब सारे वेज आ जाएंगे। 0 पुट किया तो उसको सिंप्लीफाई किया, ये 1/16 आ गया। 1 को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 4/16 आ गया। 2 को पुट किया और ये सॉल्व किया, ये आ गया। 3 को पुट किया, 4 को पुट किया, और सोना भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको टेबल फॉर्म में आपने जो है लिख देना, और इसका सम भी हमेशा, इसका सम भी क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 8.5, a random variable x has the following probability distribution। आपके पास x random variable है, उसकी corresponding probability है। उन्होंने कहा है कि आप पहले k की वैल्यू फाइंड करें, फिर आपने ये सारी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज। अब k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास अननोन है यहाँ पे। अब हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 है। हम एक जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से बना लेंगे, देखेंगे सारी वैल्यूज को ऐड किया और इस साइड पे आपका 1 आ गया, क्योंकि इन सबका सम मिलाकर 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ से आपने इन सबको ऐड कर लिया, 1 साइड पे लिखा रहा। आपने ये रेंज किया k की वैल्यू, जो भी मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे इसको साइड में जाकर माइनस किया या डिवाइड किया, तो आपके पास k की वैल्यू 1/15 आ गई। अब 1/15 आप k की जगह पर रख देंगे हर एक में। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 की आपने फाइंड करना है। अब लेस देन 2 ये 2 है आपका, और इससे प्रीवियस वाला आपने जो है उसकी प्रोबेबिलिटी करनी। इसका मतलब आप ये सारी जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे इन सब का ये जो पी ऑफ एक्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैंने लिखा है लेस देन 2 का मतलब 2 को सॉरी नहीं लेना है, 1 तक रहना है। लेस देन का मतलब है 2 से प्रीवियस वाले। ठीक है, आपने जो है 2 से प्रीवियस वाले ले लेने हैं सारे। -2 -1 0 1 इन सब की जो है प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लिया और इसका सम जो है आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इक्वल टू 2 के सामने जो भी एग्जैक्ट 2 के सामने जो वैल्यू आ रही है आपने वो लिखी है। -2 to 2 का मतलब है आपने -2 से लेके 2 तक लेना है, लेकिन लेस देन लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब है इक्वल टू होता तो फिर हमने उसको इंक्लूड करना था। जैसे यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया। सिमिलरली यहाँ पे -2 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, -1 से 1 तक रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को छोड़ देंगे हम। उन्होंने लेस देन इक्वल टू नहीं कहा, जस्ट हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और बता देना है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में है लेस देन 1।
अब लेस देन 1 का मतलब ये है कि आपने 1 को इंक्लूड नहीं करना। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो आपने 1 को भी इंक्लूड करना है। आपने इसे प्रीवियस वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब है आपने 1 को भी इंक्लूड करना है। -2 -1 0 1 सबको ऐड कर लेंगे और बता देंगे। नेक्स्ट अब ये 8.6 एग्जाम्पल ऐसे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये भी आपकी जो है इससे कोर्स से रिलेटेड ही है। चेक वेदर द फंक्शन गिवन बाय, मतलब ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है या नहीं। अब हमारे पास ये आप एक्स आई कुछ भी है, अब इसको हमने देखना है कि फंक्शन है या नहीं। हम जो है सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें और इनको सोल्व कर लेंगे। अब इनका सम करेंगे, सबका भी देखते हैं 1 के इक्वल आता है या नहीं, और इनका सबका सम 1 आया है तो हम कह देंगे ये जो है बेसिकली फंक्शन है। एक कंडीशन तो ये होती है और एक ये कंडीशन होती है कि जो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सॉरी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और सेकंड नंबर पे जो है इनका सम 1 के इक्वल है। मैंने आपको पहले बताया 0 से 1 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी की जो है वैल्यू लाई करती है, तो ये सारी 0 से 1 के दरमियान में लाई कर रही हैं और इसका सम 1 है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके कोर्स में डिस्क्रीट वाला नहीं है, तो कंटिन्यूस वाला नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 214, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ द सिंपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसी भी आपने एक्सपेक्टेशन जब अप्लाई करना है तो वो हमेशा से लिखी जाएगी। अगर आप देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई लिख रहे हो तो आपको जो है सबसे पहले देखिए जो रैंडम वेरिएबल यहाँ पे होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा और उसके साथ उसकी जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कोई भी रैंडम वेरिएबल, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हो जाता एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आप कह देते ओके वाई स्केयर है, तो यहाँ पे क्या जाना था समीशन वाई स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई तो रहनी है, मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल है उसकी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आपकी आनी है यहाँ पे ये। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता वेरियंस, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपने बस ये याद रखना जो भी रैंडम वेरिएबल यहाँ होगा एक्सपेक्टेशन के साथ उसको पहले एज इट इज आ जाएगा और उसके साथ उसकी जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी समीशन के साथ। ये इसको हम ऐसे ओपन करते हैं और ये बेसिकली मीन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी किसी भी चीज़ की होती है तो एक तरह से मीन होता है, मीन ऑफ दिस वैल्यू। लेट y be a discrete random variable with probability of p of y. The mathematical expectation of discrete random variable y is denoted by this. This expectation of random variable y is the mean of its probability distribution. Expected value of y is an alternative notation for the population mean. Similarly, अगर आपको देखिए मैंने आपको बताया अगर y की करें तो समीशन y के रैंडम वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रैंडम वेरिएबल y की। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आ जाता है वेरिएंस। आपका फॉर्मूला क्या होगा? वेरिएंस को हम पॉपुलेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस म्यू, क्योंकि म्यू आपका पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है, इसको सिग्मा स्केयर कहते हैं। अब वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल y एंड द वेरिएंस ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट शुड बी नोटेड एज वेरिएंस। अब इसको आपने जो है ये आपके पास जो कैपिटल की फॉर्म में आ रहा होता है तो ये पॉपुलेशन का मीन होता है। अब यहाँ पे आप इसको बेसिकली ओपन करके उन्होंने बता दिया कि इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्केयर का क्या फॉर्मूला है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई होल स्केयर। ये वाला एक टर्म आपको फाइंड करके पड़ेगी और ये आपका जो मीन है उसी का स्केयर ले लेना होता है। ये वेरिएंस किस चीज़ के ऊपर होता है। ठीक है, ये आ जाएगा किसी भी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन लेंगे आप तो वो कांस्टेंट ही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्टेशन लेती हूँ 5 की, तो वो उसका आंसर 5 भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 के ऊपर मैं एक्सपेक्टेशन अप्लाई करती हूँ तो 1000 में रिजल्ट आएगा। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू कांस्टेंट एंड वाई इज अ रैंडम वेरिएबल देन अगर देखेंगे ए और बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 5 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, उस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज आ जाएगी साथ और रैंडम वेरिएबल वाई पे जाके अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने करके बता दिया अगर एक ही जगह पे माइनस म्यू रखते हैं, बी की जगह पे 1 रखते हैं तो ये म्यू माइनस म्यू 0 हो जाता है आंसर आपके पास। If x and y are two random variables, then the expected value of their sum is the sum of their expected values. अब इसको आपने जो है ओपन करके लिख लेना सिंपली, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। अगर इस तरह से माइनस हो रहा है तो माइनस के फॉर्म में दोनों अलग अलग होकर लिखे जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो भी दोनों इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं माइनस बी प्लस बी और नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आती है 8.15।
Staff of our Department of Mathematics and Statistics at University of Agriculture, Faisalabad, reckon that the number of microcomputers getting out of order in a year is well approximated by the following distribution. आपके पास random variable है, उसकी कौन सी उसकी distribution है, उन्होंने क्या कहा, also find average and variance of the number of computers getting out of order. Find the expected value of 5 minus 3y by using the properties of expectation. आपने जो है यहाँ से म्यू का फॉर्मूला लिख लिया, उसकी वैल्यू 1.4 आ जाएगी। यहाँ से आप पहले वाई का कॉलम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई है, वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई का कॉलम बना लेंगे, ये मीन के लिए होगा, ये मीन का फॉर्मूला है, इसमें पुट करके तो ये आ जाएगा। वेरिएंस के लिए आपको जो है चाहे तो आप डेविएशन फॉर्म में कर लें, चाहे जो है आप इसको स्क्वेयर कर लें। अब यहाँ पे उन्होंने डेविएशन से किया तो आप डेविएशन से कर लें, डेविएशन से काम ज़्यादा हो जाता है। सिंपल उससे तो ये होगा कि आप एक का कॉलम, आपका एक कॉलम बन जाएगा वाई स्क्वेयर, आपका एक कॉलम बन जाएगा इस तरह से वाई स्क्वेयर और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई। अगर आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, तो इसके दोनों से आप रिजल्ट करेंगे तो दोनों से आपके पास सेम जो है रिजल्ट आएंगे। ये भी आपने मीन के लिए कैलकुलेट किया, अगर ये वाला कॉलम भी आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप इसमें सिंपली पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डेविएशन में थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह से करना चाहिए, आप दोनों तरीकों से करके देख लें, आप रिजल्ट सेम आएंगे। फिर आप जिस पे सेटिस्फाई हो आप ये कर लें, वो कर लें। ऐसे ये सिंपल वाला ज़्यादा ईजी है, डेविएशन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा। 1.16 एग्जांपल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन बिलो। फाइंड दैट, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x आपके पास है, एक कॉलम ये बन जाएगा, एक कॉलम ये बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए हो जाएगा। ये x के लिए ये वाला फॉर्मूला तो ये पीछे ऊपर आपने कर लिया कैलकुलेट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के लिए ये फॉर्मूला तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपके पास एग्जांपल 8.17 आती है। A random variable x has the probability distribution given below। x से probability of x से आपने expected value of x से फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और आपने शो करना है कि ये वाला रिजल्ट और ये जो आपने सिंपल जो कैलकुलेट करते हैं सिंगल उसको पुट करके रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। अब सबसे पहले ये इसके लिए कॉलम बन जाएगा x probability of x के वाले के लिए x के probability of x के दो कॉलम ये हो जाएंगे। फिर इसके लिए आपको मैंने बताया था रैंडम वेरिएबल जो भी यहाँ पे अंदर होता है वो एज इट इज आ जाएगा। ये पहले रैंडम वेरिएबल बना लेंगे 3x + 5, जो भी x की वैल्यू से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। 3 × 0 0 + 5 5 हो जाएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, +5 8 हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6 और 5 ऐड किया तो 11। सो इस तरह से सारा आपने ये 3x + 5 का कॉलम बना लिया। इस 3x + 5 वाले कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का आपका जो कॉलम है, ठीक है। ये आपका यहाँ भी कॉलम बन जाएगा। इस तरह से ये वाला भी आ जाएगा आपके पास, ये भी और ये भी, तीनों आपने जो है यहाँ पे कॉलम बना के कर लिए। वैल्यू ऑफ एक्स आपने इस तरह से लिखना होता है, समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब इस कॉलम का समीशन करके यहाँ पे लिख दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपने क्या करना होता है, समीशन एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के, वो आपने यहाँ से सम करके ये भी लिख दिया। इसके लिए आपको क्या चाहिए, समीशन ये वाला जो ये वैल्यू एज इट इज उस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आता है, ये आएगा। आपने ये भी कॉलम कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज के थ्रू वेरीफाई करें। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया 8.3 है, तो 3x + 5 के थ्रू होता है। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे 3 एज इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो आपने सिंपल की कैलकुलेट की थी वो 1.1 यहाँ पे रखी, +5 किया, इसको सोल्व किया तो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, चाहे आप इससे करें चाहे आप इससे करें। लेकिन वेरिफिकेशन आपको करनी चाहिए अगर पेपर में आती है तो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 8.19। A bag contains 6 रेड बॉल्स 4 वाइट बॉल्स, ठीक है। 6 रेड 4 वाइट है, टोटल 10 होंगे। अब पर्सन ड्रॉस 2 अपने बॉल्स ड्रॉ किए विदाउट प्लेसमेंट, being 15 rupees for each red ball and 20 rupees for each white ball, find expectation। अभी आपको x की वैल्यूज गिवन है 15 और 20। सबसे पहले तो आपने जो है रैंडम वेरिएबल की बनाना है, यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी सबसे पहले आपको। आपने करनी किसकी है डिस्ट्रीब्यूशन, रेड बॉल्स की करनी है। तो रेड बॉल आपके यहाँ पे ये 6 है, लेकिन आपकी जो सिलेक्ट करना है वो 2 तक, तो इसका मतलब 0 1 2
होगा आपने पहले सबसे रेड बॉल जो है 2 के लिए किया, फिर 1 के लिए किया, फिर 0 जो है रेड बॉल के लिए इसमें से कर दिया। ठीक है, रेड बॉल 6 थी, सबसे पहले रेड बॉल 2 आ गए, फिर रेड बॉल 1, फिर रेड बॉल के लिए आपने जो सारे तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। इसको जब प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है तो साथ आपने इसके जो एक्सपेक्टेशन मतलब एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जहाँ पे देखें ये था 15/45, इसका मतलब आपकी 2 रेड बॉल्स हैं, तो 2 रेड बॉल का आपने यहाँ पे क्या है ये 50 रुपीज़ फॉर ईच रेड बॉल। रेड बॉल की 15 है तो 15 + 15 30 हो जाएगा, और जहाँ पे आपका एक रेड होगा और एक वाइट होगा वहाँ पे 15 + 20 हो जाएगा, दोनों की ऐड कर लेंगे। और जहाँ पे दोनों आपके वाइट होंगे तो 20 + 20, इस तरह से आपकी जो इसमें एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी वो आप साथ कर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये आपने सोल्व कर लिया एक्सपेक्टेशन वाले। 8.20 है आपके पास। इफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, एक्स की वैल्यूज ये है, मतलब आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये आपका डिस्क्रीट वेरिएबल है। देन फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। अब आपने एक्स की वैल्यू इसमें पुट करते जाना, आपके पास एक्स आ जाएगा, और आपने क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द मीन एंड वेरियंस। अब मीन के लिए आपका कॉलम आ जाएगा एक्स पर एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा वेरियंस के लिए। ये सारे कॉलम्स कैलकुलेट करके आपने मीन का फार्मूला लिख लिया, वेरियंस का फार्मूला लिख लिया, इसमें पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। 8.2 पर एग्जांपल है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज such that the given for distribution is the इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन है, एफ एक्स गिवन है, आपने जो रैंडम वेरिएबल ये वाई बना लेना है, और इस रैंडम वेरिएबल वाई की एक्सपेक्टेशन और वेरियंस फाइंड करना है, और इस साइड के आपने एक्स और वेरियंस ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, और बाद में आपने वेरीफाई करना है दोनों रिजल्ट्स को। अब सबसे पहले तो देखें, एज वी नो दैट द सम प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। आपके यहाँ पे ए में अननोन वैल्यूज थी, आपने पहले वो वैल्यू फाइंड कर ली, वो पुट कर दी, उसके बाद आपका एफ ऑफ एक्स, एक्स के एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई आपने रैंडम वेरिएबल यहाँ से जनरेट कर दिया 2, मतलब जो भी एक्स था 2 × 2 4 हो जाएगा, -8 किया तो आपका -8 हो जाएगा, 3 × 6 -8 -2 हो जाएगा, 4 × 8 -8 0 हो जाएगा, 5 × 2 10 -8 2 हो जाएगा। इस तरह से आपने वाई रैंडम वेरिएबल वाई कैलकुलेट कर लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी जो एक्स की थी वही वाई की होंगी। अब आपने वाई को बना लिया, वाई से देखो वाई, यानी कि ये जो सारी चीज़ें थी जो रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए थी वो यहाँ पे वाई के लिए भी कैलकुलेट कर ली। आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, वेरियंस ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, वाई स्क्वायर, और वेरियंस ऑफ वाई कैलकुलेट कर लिया। इनको फिर आपस में जो ऊपर मैंने बताया था कि इस तरह से आप वेरीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को हम वहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपने सिंपल जो है वेरीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास 8.22, ये लास्ट एग्जांपल है। गिवन अ रैंडम वेरिएबल एक्स विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ एक्स इज दिस। अब एक्स और वाई के जो है मीन और वेरियंस की वैल्यू गिवन है, उन्होंने कहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के आप फाइंड करें, ठीक है। और सेकंड पार्ट में है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो जाए तो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट में है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपको गिवन है, सी भी गिवन है, तो आपने वेरियंस फाइंड करना है इसमें, ठीक है। ये बस थोड़ा सा फार्मूला के रीअरेंज करना है आपको। यहाँ पे वेरियंस आपको वैल्यू गिवन थी, इसका वेरियंस का आपने फार्मूला लिख दिया, आपने फाइंड ये एक्सपेक्ट वैल्यू एक्स के करना था, तो आपने यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लिया, ये साइड पे चला गया, एक्सपेक्ट वैल्यू इस साइड पे रहा, वेरियंस की वैल्यू पुट कर दी, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की पुट करके उसका स्केल ले लिया, तो सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये होता है, और जो जो वैल्यू आपको गिवन थी स्टैंडर्ड डेविएशन की, एक्सपेक्टेड एक्स की, जो जो वैल्यूज गिवन थी वो लिखकर इसको फिर सिंप्लीफाई किया, स्केल लिया, रीअरेंज किया, और अंडर रूट लेके आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स आ जाएगी। सीवी का फार्मूला ये होता है, आपने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन है तो लिख देंगे, नहीं तो वो अननोन एंटिटीज लिख देंगे, जो एक्स की वैल्यू गिवन है, सीवी की वैल्यू गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है वो लिखकर आपने इसको मुझे सिंप्लीफाई रीअरेंज किया तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और इसका स्केल ले लेंगे तो आपके पास जो है वेरियंस आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं, मैंने आपको क्लास में भी करवाए हुए हैं, तो आपने वो सारे मार्क करवाए थे मैंने आपको, आपने वो सारे कर लेने हैं। और पास पेपर्स में भी एटलीस्ट 10 ईयर्स के पास पेपर, 5 to 10 ईयर्स के पास पेपर आपने कर लेने हैं। जो जो आपके जो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड होंगे वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा।